नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। 10 करोड़ जनधन महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त डाली गई। जी हां दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त डालना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अब तक ऐसी 10 करोड़ से अधिक जनधन महिला खाता धारकों के खाते में मई माह की दूसरी किस्त अंतरित की जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च अंत में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आने वाली सभी महिला खाता धारकों को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। यह राशि 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के बीच इस पैकेज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में 500 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी थी। सरकार के इस पैकेज में जनधन खाता धारक महिलाओं को 3 महीने तक हर माह 500 रुपए की सहायता के अलावा गरीबों को मुफ्त अनाज, दाल और खाने पकाने के गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी शामिल है। किसानों, बुजुर्गों को भी योजना के तहत नगद सहायता उपलब्ध कराई गई ताकि संकट की इस घड़ी में उन्हें कुछ मदद मिल सके। जनधन महिला खाता धारकों के खाते में यह राशि 5 दिन की अवधि में अंतरित की जाएगी ताकि बैंक शाखाओं में एक ही दिन में भीड़ ना हो। पहली किस्त डालते समय भी यही तरीका अपनाया गया था। ऐसा बैंकों में भीड़ भाड़ कम रखने और लोगों के बीच शारीरिक दूरी के नियम को बनाए रखने के लिए किया गया। सूत्रों ने बताया कि वितरण के पहले 2 दिन में 500 रुपए की दूसरी किस्त को पहचाने गए करीब 50% खातों में अंतरित की जा चुका है। तय समय सारणी के मुताबिक जिन जनधन महिला खाता धारकों के खाता नंबर का आखिरी अंक 0 और 1 है, उनके खाते में 4 मई को राशि डाली जा चुकी है। वहीं आखिर में 2 और 3 अंक वाले खाता धारकों के खाते में 5 मई को यह किस्त जारी की जा चुकी है। इसके बाद 4 और 5 आखिरी अंक वाले लाभार्थियों के खाते में 6 मई को और जिन खाता धारकों के खाते की अंतिम संख्या 6 और 7 होगी, उनके खाते में 8 मई को यह किस्त अंतरित की जाएगी। उसके बाद 8 और 9 अंक वाले खाता धारकों के खाते में 11 मई को 500 रुपए की दूसरी किस्त डाल दी जाएगी। 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग के लिए तैयार यूपी सरकार। सीएम योगी ने ली टीम 11 की बैठक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले 2800 को पार कर गए हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोरोना को लेकर बनी टीम 11 के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। योगी सरकार की कोरोना से निपटने के साथ ही प्रदेश में बेहतर इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं देने की तैयारी है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए 75 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 23,000 बेड के साथ 2,481 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। साथ ही सभी जिलों के 660 निजी अस्पतालों में 1 लाख से अधिक बेड का इंतजाम कर लिया गया है। कोविड-19 के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पतालों में 41,000 आइसोलेशन बेड का भी इंतजाम है। वहीं कोविड अस्पतालों में 1250 से ज्यादा वेंटिलेटर की व्यवस्था के साथ ही 21,000 से ज्यादा क्वारंटीन बेड की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी सेवाओं में लगाए गए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। स्वास्थ्य से जुड़ी सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए ई परामर्श की व्यवस्था लागू करके टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। जिलों में टेली कंसल्टेंसी की सुविधा दी गई है। नपद स्तर पर समाचार पत्रों में टेलीफोन पर चिकित्सीय परामर्श देने वाले डॉक्टरों का विवरण जारी कर दिया गया है। सामान्य व्यक्ति उस पर फोन कर उसका लाभ ले सकता है और डॉक्टरों से सलाह ले सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरोग्य ऐप से नहीं कोई खतरा, हैकर की चेतावनी के बाद सरकार ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, सरकार ने बुधवार को कहा कि आरोग्य सेतु ऐप में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है। इससे पहले एथिकल हैकर ने ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। यह सरकारी मोबाइल ऐप है जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का पता लगाएगी और उसके बारे में इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे शख्स को जानकारी देगी ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। फ्रांस के एक हैकर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एलोट एल्डरसन ने मंगलवार को दावा किया था कि ऐप में सुरक्षा को लेकर मसले पाए गए हैं और 9 करोड़ भारतीयों की निजता को खतरा है। दावे को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि इस एथिकल हैकर ने यह साबित नहीं किया है कि किसी उपयोगकर्ता की कोई भी निजी जानकारी खतरे में है। सरकार ने ऐप के ट्विटर हैंडल्स के जरिए कहा कि हम लगातार अपनी प्रणाली की जांच कर रहे हैं और उसका उन्नयन कर रहे हैं। टीम आरोग्य सेतु ऐप
सबको आश्वस्त करती है कि कोई भी डेटा या सुरक्षा उल्लंघन मामला नहीं पाया गया है। आरोग्य सेतु ने कहा कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है और निजता नीति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। आरोग्य सेतु ने कहा कि ऐप में पंजीकरण के समय और स्वयं मूल्यांकन के वक्त जब उपयोगकर्ता ऐप के जरिए अपने स्वैच्छिक रूप से संपर्कों का पता लगाने वाले डेटा जमा करता है या कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद संपर्क में आए लोगों का पता लगाता है, तो यह उपयोगकर्ता के स्थान का पता लगाता है और उसे सुरक्षित सर्वर में इनक्रिप्ट और अनाम तरीके से रखता है। उपयोगकर्ता द्वारा होम स्क्रीन पर प्रदर्शित कोविड-19 के आंकड़ों को एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके रेडियस और अक्षांश देशांतर में बदलाव करके हासिल करने के मसले पर आरोग्य सेतु ने कहा कि यह सभी जानकारी पहले से ही सभी स्थानों के लिए सार्वजनिक है और इसीलिए इसमें कोई निजी या संवेदनशील डेटा नहीं होता है। आरोग्य सेतु ने कहा कि हमारे साथ शामिल होने के लिए हम एथिकल हैकर का आभार व्यक्त करते हैं। किसी भी भेद्यता की पहचान कर हमें तत्काल सूचित करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रोत्साहित करते हैं। आरोग्य सेतु के स्पष्टीकरण पर एल्डरसन ने ट्वीट किया, मैं आपके पास कल आऊंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में कोरोना वायरस संकट के बीच वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति को लेकर बैठक की। पीएम मोदी ने विशेष टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बैठक का उद्देश्य भारत में वैक्सीन के निर्माण के प्रयासों की प्रगति पर चर्चा करना था। पीएमओ ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास पर टास्क फोर्स की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैक्सीन विकास, ड्रग्स की खोज, टेस्टिंग और डायग्नोसिस में भारत के प्रयासों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। मीटिंग के बाद पीएमओ ने बताया, भारतीय वैक्सीन कंपनियां शुरुआती चरण के वैक्सीन विकास अनुसंधान में इनोवेटर्स के रूप में सामने आई है। इस क्षेत्र में भारतीय शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत में 30 से अधिक वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से कुछ टेस्टिंग चरण में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने झेल लिया बुरा दौर, अब देश खोलने की तरफ बढ़ेंगे ट्रंप। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा अमेरिका में लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अब कोरोना वायरस का असर कम होना शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम कोरोना वायरस से लड़ाई की अगली स्टेज में हैं, जिसका मतलब अब अमेरिका को खोलने की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस को मात दे रहा है। लाखों अमेरिकी लोग लंबे वक्त से घरों में हैं, जिसकी वजह से हमें जीत मिल रही है। आज हजारों अमेरिकी लोगों की जान बचाई जा चुकी है। अब धीरे धीरे अमेरिका को खोलने का काम शुरू होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाहनवाज हुसैन का राहुल पर निशाना, बोले क्या सिर्फ बयान देकर कोरोना से लड़ेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी क्या सिर्फ बयान देकर और भ्रम फैलाकर ही कोविड-19 से लड़ेगी। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता बताएं कि उनकी पार्टी ने कितने लोगों की चिंता की और भोजन राशन अभियान चलाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने अपने बयान में कहा, सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए बयानबाजी करना ठीक नहीं है, बल्कि राहुल को विपक्ष के जिम्मेदार नेता की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब राहुल गांधी ने किसी अर्थशास्त्री से बातचीत नहीं की और अब रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी से बात करके जो कुछ बता रहे हैं वे सुझाव के रूप में पहले से ही सरकार के पास है। हुसैन ने कहा, सरकार एक और कोरोना वायरस से लड़ रही है तो दूसरी ओर गरीबों के लिए कल्याण के कार्य में जुटी हुई है। राहुल पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं, ये बातें तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में कोविड-19 से निजात पाने में कोई टकराव नहीं है और विशेषज्ञों की राय लेकर केंद्र एवं राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर गंभीर का वार, 2 महीने पहले सब मुफ्त, अब दोगुना टैक्स। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 3.0 शुरू होने के बाद दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी की है। लॉकडाउन के चलते रेवेन्यू कम रहा, जिसके चलते अब सरकार भरपाई करने में जुटी है। लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधने का मौका मिल गया। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा कि ये आपका बेजोड़ अर्थशास्त्र है। गौतम गंभीर ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि चुनाव से पहले सब कुछ मुफ्त में देंगे, पैसे की कमी नहीं है। 2 महीने बाद
2 गुना टैक्स लेंगे, तनख्वाह के भी पैसे नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल में वैट बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके बाद पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7 रुपए महंगा हो गया। यानी कोरोना संकट के बीच जनता पर महंगाई की मार भी पड़ी है। दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन के कारण 40 दिनों से सब कुछ बंद पड़ा था। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत में कुछ रियायत दी गई, जिसमें जरूरत की दुकानों के अलावा इक्की दुक्की दुकानों को खोलने दिया गया। इनमें शराब की दुकानें भी शामिल रहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस 31 मई तक के लिए बढ़ी, धारा 144 भी लागू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू कर दी गई है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और फाइन भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाए जाने के भी आदेश हैं। बता दें कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही यहां पर लागू हो रही है। लॉकडाउन 3 में ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित गाइडलाइंस 1 दिन की देरी के बाद आज से ही लागू हुई है। हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर अन्य इलाकों में सभी तरह की दुकानें आज से खुल गईं। मल्टीप्लेक्स, मार्केट और शॉपिंग मॉल के अलावा रोडवेज व सिटी बस सर्विस इस दौरान बंद रहेंगी। इसके अलावा हॉटस्पॉट के 1 किलोमीटर क्षेत्र को छोड़कर शेष 40 स्थानों पर शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बाद मेट्रो और बसों में सफर पर तैयार हुई गाइडलाइंस, जाने किन नियमों का करना होगा पालन। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बाद मेट्रो और बसों में सफर करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। अब पहले की तरह खचाखच भरी मेट्रो में सफर नहीं होगा और ना ही भीड़ भरी बसों में यात्रा करनी होगी। दरअसल लॉकडाउन के बाद सार्वजनिक परिवार की नई व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस तैयार कर ली है। सरकार की ओर से सोमवार को साझा की गई इन गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के संकट से निपटने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसके अलावा ऑफिस टाइमिंग्स में भी बदलाव होंगे ताकि एक ही समय पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी ना हो। गाइडलाइंस जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया, इन गाइडलाइंस के जरिए ट्रैफिक को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। कोरोना वायरस के बाद देश में एक नई तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। ऐसे में हमें बेहतर जिंदगी के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से इन गाइडलाइंस को तैयार किया गया है। इनमें यह बताया गया है कि कोरोना के संकट के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या करना है और क्या नहीं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन को लेकर भी जानकारी दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में नौकरी पर संकट, मोदी सरकार 2 साल तक खाते में डालेगी पैसे। जी हां दोस्तों, अगर आपके सामने भी नौकरी से जुड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारी को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं। कोरोना संकट की वजह से देश की इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस हालात में लोगों की नौकरी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई कंपनियों ने तो छटनी भी शुरू कर दी है। मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार आपको 2 साल तक आर्थिक मदद देती रहेगी। ये आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति को ये लाभ उसकी पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25% के बराबर दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और 2 साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बता दें, उन लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा आपराधिक मुकदमा दर्ज होना या स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने में लगे हैं विपक्षी दल, योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है
कि यह लोग कोरोना के लिए देश की लड़ाई को कमजोर करने में लगे हैं। निहित स्वार्थों के चलते यह लोग मजदूरों के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। यह अभद्र आचरण है। देश की जनता विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर जवाब देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 27 से 29 मार्च के बीच हमने 6.5 लाख से ज्यादा श्रमिकों को वापस प्रदेश लाए हैं और उनके उपचार और भोजन की व्यवस्था की। वहीं दूसरे तरफ चरण में पिछले 3 दिनों में 50,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया है। इस सभी लोगों की मेडिकल जांच की गई है। सरकार ने इनके खाने और रहने की व्यवस्था की है। सरकार अपने सभी नागरिकों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि पहली बार आपदा के समय एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित हुआ। जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों, महिलाओं का कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब यह पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।